अस्सलाम वालेकुम बेटा, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी मैम, आ रही है। जी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट डिजीजेस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट हमने पढ़ा था प्लूरल इफ्यूएंस के बारे में, उनकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में, इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट. टुडे वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एम्पाइमा. We are going to study empyema. Empyema is a collection of pus within a naturally existing cavity which is present naturally inside our body. अगर आर्टिफिशियली क्रिएटेड कैविटी में पस एक्यूमुलेशन पस कलेक्शन होगी तो उसे एब्सेस बोलेंगे. If the cavity is not present naturally inside our body and there is an infection and there is collection of pus, the cavity is not present naturally in our body, then it will be called abscess. And if the pus collection is inside a naturally existing cavity, for example pericardial cavity, pleural cavity, पेरिटोनियल कैविटी, अगर इनमें पस कलेक्शन होगी तो हम उनको एम्पाइमा बोलेंगे. ठीक है जी. तो इसकी क्या डिफरेंट, सो नाउ यू क्लियरली अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एम्पाइमा एंड एन एब्सेस. दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन एज वेल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पाइमा एंड एब्सेस? एब्सेस जो है वो आर्टिफिशियली डिजीज की वजह से जो कैविटी क्रिएट होती है उसमें कलेक्शन ऑफ पस जब होती है तो उसको हम एब्सेस बोलते हैं. एम्पाइमा भी पस कलेक्शन ही है within a cavity, but that cavity exists naturally. For example, जो pleural cavity में pus collection है इसको एम्पाइमा बोलते हैं. तो ये इन्फेक्शन ने ये कैविटी नहीं बनाई, ये कुदरती तौर पे हमारी बॉडी में प्लूरल कैविटी मौजूद है. तो जब इसमें पस कलेक्शन होगी तो हम उसको एम्पाइमा या प्लूरल एम्पाइमा बोलेंगे. ठीक है जी. अब इसकी कॉजेज़ की तरफ आ जाते हैं. नंबर 1 कॉज कैन बी रप्चर ऑफ अ लंग एब्सेस इनटू द प्लूरल कैविटी. लंग में एब्सेस बना. अब एब्सेस में आपको पता है कि एब्सेस रप्चर भी हो सकता है. तो व्हेन द लंग एब्सेस रप्चर्स इनटू द प्लूरल कैविटी एंड द प्लूरल कैविटी कंटेन्स पस, then it will be the empyema due to rupture of lung abscess. लंग एब्सेस बना, प्लूरल कैविटी में रप्चर हुआ, एम्पाइमा हो गया. इसके अलावा सिवियर नमोनिया हुआ. नमोनिया क्या था? इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू. तो सिवियर इन्फेक्शन हुआ. पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स भी उसमें बन सकती हैं, वो बनी. और वो पैरानिमोनिक इफ्यूजन्स जो है उनका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो that will lead to empyema, pus collection into the pleural cavity. इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस का जो एब्सेस है हमने पढ़ा था. ट्यूबरकुलोसिस में की कैविटीज़ बनती हैं, चीज़ी मटेरियल जो है वो एक्यूमुलेट होता है. तो ट्यूबरकुलस एब्सेस जो है इफ दैट विल रप्चर इनटू द प्लूरल कैविटी देन इट विल रिजल्ट इनटू एम्पाइमा. सो ये इसकी जो है वो प्रोमिनेंट कॉजेज ऑफ एम्पाइमा ये सब हो सकती हैं. और इसको जो है इसमें सिम्टम्स क्या होंगे कि हम पेशेंट को नमोनिया का पेशेंट है या ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है या जो है वो किसी तरह की लंग एब्सेस का पेशेंट है और उसको हम एडिक्वेट एंटीबायोटिक थेरेपी भी दे रहे हैं लेकिन पेशेंट का पायरेक्सिया यानी कि फीवर जो है वो सेटल नहीं हो रहा, तो हमें एम्पाइमा के बारे में सोचना चाहिए और हमें चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए सो एज टू लुक एज फॉर प्लूरल इफ्यूजन. क्योंकि चेस्ट एक्सरे के ऊपर अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये जो एम्पाइमा है कलेक्शन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी इट विल लुक लाइक प्लूरल इफ्यूजन. ये प्लूरल इफ्यूजन की तरह ही नज़र आएगी. जब हम इसको एस्पिरेट करेंगे तो फिर वो पस होगी, तो फिर हमें हमारा डायग्नोसिस जो है वो कंफर्म होगा कि ये तो एम्पाइमा था. ठीक है. इसके अलावा पायरेक्सिया सेटल नहीं हो रहा डिस्पाइट ऑफ गिविंग एडिक्वेट प्रॉपर सूटेबल एंटीबायोटिक कवर, उसके बावजूद जो है वो पायरेक्सिया फीवर पेशेंट का सेटल नहीं हो रहा. इसके अलावा राइगर, स्वेटिंग, मलेज, वेट लॉस, ये किसी भी एब्सेस की या किसी भी इन्फेक्शन की या किसी भी इन्फ्लेमेशन के जनरल साइंस होते हैं बॉडी के ऊपर, ये सब होंगे. अगर हम पेशेंट का सीबीसी कराएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट तो उसमें हमें ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगा विच इज़ इक्वल टू रेज्ड डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल काउंट जिसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं. ल्यूकोसाइटोसिस रेज डब्ल्यूबीसी काउंट, ल्यूकोपीनिया डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट, ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज्ड रेज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट, ल्यूकोपीनिया डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी काउंट. और इसके अलावा हमें प्लूरल इफ्यूजन में जो साइन मिले थे वो क्या साइन मिले थे हमें परकशन नोट जो है वो इंटरकॉस्टल स्पेस पे हमने परकस किया था प्लूरल इफ्यूजन में, तो फ्यूजन के ऊपर हमें परकशन नोट डल मिला था जो कि नॉर्मल
रेजोनेंट मिलता है, क्योंकि नॉर्मल लंग्स में एयर होती है, तो हम जब इंटरकॉस्टल स्पेस पे ओवर द लंग्स हम परकस करते हैं तो नॉर्मल लंग में हमें परकशन नोट रेजोनेंट मिलता है, क्योंकि लंग्स में एयर होती है। एब्डोमेन के ऊपर भी जब हम परकस करते हैं तो हमें नॉर्मल परकशन नोट रेजोनेंट मिलता है, क्योंकि इंटेस्टीन में एयर होती है। लेकिन इन दोनों जगहों पे अगर कोई फ्लूइड या पस कलेक्शन होगी तो वी विल हैव द परकशन नोट डल, स्टोनी डल। अच्छा जी, तो क्लिनिकल साइंस ऑफ प्लूरल एफियन हमें मिलेंगे कि परकशन नोट हमें स्टोनी डल मिलेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड अंडरनीथ। अब नीचे जो है लंग्स में वो एयर नहीं है, अब नीचे जो है वो पस है या फ्लूइड है प्लूरल एफियन में, या पस है एम्पाइमा में, तो हमें परकशन नोट जो है वो डल मिलेगा। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो है वो हमें कम मिलेंगी। रेस्पिरेटरी साउंड्स जब हम सुनेंगे स्टेथोस्कोप से तो वो भी हमें या तो कम मिलेंगी, कम सुनाई देंगी, उनकी इंटेंसिटी डिक्रीज हुई भी होगी, या फिर वो सिरे से सुनाई नहीं देंगी। तो ये सारे क्लिनिकल साइंस ऑफ प्लूरल एफियन थे, ये भी हमें मिलेंगे। और इसके अलावा जो अंडरलाइन डिजीज है, विदर इट इज लंग एब्सेस, विदर इट इज ट्यूबरकुलोसिस, विदर इट इज निमोनिया एटसेट्रा, तो उनके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो भी हमें मिलेंगे। दैट कैन बी कफ, दैट कैन बी फीवर, दैट कैन बी कफ प्रोडक्टिव ऑफ स्पूटम एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें भी हमें, चेस्ट पेन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें भी हमें मिल सकती हैं। सो क्लिनिकल साइंस विल बी पायरेक्सिया, जो कि एडिक्वेट एंटीबायोटिक कवर के बावजूद सेटल नहीं हो रहा, राइगर्स, चिल्स, मलेज, वेट लॉस इन्फेक्शन में, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, क्लिनिकल साइंस ऑफ प्लूरल एफ्यूजन, कफ एंड स्पूटम यूजली ड्यू टू अंडरलाइन डिजीज। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे एम्पाइमा के, और जब एक्सरे हम कराएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी, हमें उस पर प्लूरल एफ्यूजन मिलेगी, और जो है वो हम इसको एस्पिरेट करने का डिसीजन करेंगे। वी विल डू एस्पिरेशन ऑफ पस, ठीक है, तो वो हम कहाँ से करेंगे, 6, 7, 8 इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन 6, 7, 8 इंटरकॉस्टल स्पेस में हम नीडल इंसर्ट करके अल्ट्रासाउंड गाइडेड, अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर होगा ये। एक अल्ट्रासाउंड करते हुए उस नीडल को देखते हुए हम डालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम लंग को पंक्चर करें और न्यूमोथोरिक्स कर दें, ठीक है। न्यूमोथोरिक्स क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। सो एस्पिरेशन ऑफ पस विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एम्पाइमा, उस पस की जो है वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, सो दैट कि हम देख सकें कि जो एंटीबायोटिक कवर हम दे रहे हैं उसको बैक्टीरिया कॉजिंग एम्पाइमा सेंसिटिव भी हैं या नहीं। अगर सेंसिटिव नहीं है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट में डिपेंड्स अपॉन द कॉज। अगर ट्यूबरकुलस एम्पाइमा है तो फ़ौरन से पहले एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी, ATT, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी इज कॉल्ड ATT एज एब्रीविएशन, स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है ATT, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी। इसको फ़ौरन स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डाल देंगे, ताकि जो ट्यूबरकुलस चीज़ी मटीरियल एम्पाइमा का बन रहा है वो ड्रेन होता रहे कुछ दिन तक, यहाँ तक कि ड्रेन जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो जाएगा, तो फिर हम उसे निकाल देंगे। फर्दर इज द पैरानिमोनिक इफ्यूजन। इट यूजुअली पैरानिमोनिक इफ्यूजन जो निमोनिया के साथ बनती हैं वो आमतौर पे जो हम एंटीबायोटिक कवर दे रहे होते हैं उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि उसकी वजह से एंटीबायोटिक कवर से पैरानिमोनिक इफ्यूजन जो है वो खुद ब खुद डिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा नहीं होता, तो हमें फिर एस्पिरेट करने का डिसीजन करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम डिसीजन नहीं करेंगे तो परमानेंट लॉस ऑफ लंग फंक्शन हो सकता है इन्फेक्शन और फाइब्रोसिस की वजह से। सो टाइमली डिसीजन इज इम्पॉर्टेंट इन मैनेजमेंट ऑफ द पैरानिमोनिक इफ्यूजन। अगर तो एंटीबायोटिक कवर को रिस्पॉन्ड करके 2-3 दिन में रिजॉल्व हो रही हैं, एक्सरे फाइंडिंग्स बेटर हो रही हैं, प्लूरल एफ्यूजन जो नज़र आ रही है वो कम हो रही है, तो ठीक है। अदरवाइज जो है वो उसको आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पिरेशन कर लें, जो कि रेडियोलॉजी में किया जाता है। तो दैट वाज अबाउट एम्पाइमा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूमोथोरिक्स। न्यूमोथोरिक्स क्या है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। यहाँ पे आप प्लूरल कैविटी देख रहे हैं और डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं न्यूमोथोरिक्स की। न्यूमो मीन्स एयर, थोरिक्स मीन्स प्लूरल कैविटी हेयर। thoracic कैविटी या प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में नॉर्मली कोई एयर प्रेजेंट नहीं होती, प्लूरल कैविटी में नॉर्मली कोई एयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। तो अगर प्लूरल कैविटी में फ्लूइड होता है 10 to 20 ml, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे प्लूरल इफ्यूजन है। और कोई एयर नॉर्मली कोई एयर प्लूरल जो है वो
प्लूरल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होती। अगर प्लूरल कैविटी में जरा सी भी एयर चली गई तो हम कहेंगे ये निमोथोरैक्स है। ज्यादा एयर चली गई दैट एयर विल एक्सर्ट प्रेशर ओवर द लंग्स और लंग जो है वो कोलैप्स हो जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। इसका ये जो एज है हमें एक्सरे पे साफ नजर आएगा, जिससे हम डायग्नोसिस न्यूमोथोरैक्स का बनाएंगे। सो न्यूमोथोरैक्स is an abnormal collection of air in the pleural space between the lung and chest wall. Normally there is no air in the pleural cavity. Normally there is no air in the pleural cavity. Presence of air in the pleural cavity is always an abnormality. ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी आगे से डिफरेंट टाइप्स हैं। स्पॉन्टेनियस जो विदाउट एनी डिजीज होती है, खुद ब खुद होती है, उसमें कोई डिजीज इन्वॉल्व नहीं होती, कोई ट्रॉमा इन्वॉल्व नहीं होता। और दूसरी है सेकेंडरी नीमोथोरैक्स। ठीक है जी, आगे हम इसकी ये टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स में कॉजेज भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नीमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस से आपने समझ जाना है कि इसमें ट्रॉमा इन्वॉल्व नहीं है, ये खुद ब खुद हुई है। ट्रॉमा इज नॉट इन्वॉल्व, ट्रॉमा इज नॉट द कॉज। ट्रॉमा का क्या मतलब है? ट्रॉमा टू लंग, लंग जब पंक्चर होंगे तो लंग्स में तो एयर है, तो एयर जो है वो प्लूरल कैविटी में आएगी, तो उसको कहेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, उसको हम कहेंगे ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। तो अदरवाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स ट्रॉमा के अलावा। प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स जो कि स्मोकर्स में होती है, टॉल थिन मेन होते हैं, एक्सक्लूसिवली इसके पेशेंट यही होते हैं, टॉल थिन मेन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, इसके दरमियान में इनकी एज रेंज होती है। और एपिकल सेगमेंट्स जो हैं, एपिकल एयर स्पेसेस जो हैं, दे रप्चर इनटू द प्लूरल कैविटी एंड कॉज न्यूमोथोरैक्स। तो ये तीन चीज़ें हैं। स्मोकर्स, ठीक है, स्मोकर होगा, टॉल थिन मैन होगा, 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में होगा, और उसको प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होगा। ठीक है जी, एक्सक्लूसिवली वो स्मोकर होगा, टॉल थिन मैन होगा, 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में होगा, और उसको प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, और लोगों को नहीं होता। ठीक है, दूसरी टाइप क्या है? सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। इट इज सेकेंडरी टू अ डिजीज। So secondary spontaneous pneumothorax, it occurs due to some डिजीज। डिजीज क्या हो सकती है? ट्यूबरकुलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लंग एब्सेस, सीओपीडी, एस्थमा। अच्छा, अब इनमें क्या होता है कि सीओपीडी और एस्थमा में आपको पता है कि बुल्ली बनते हैं, लार्ज एयर स्पेसेस बनती हैं इनसाइड द लंग, लंग टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाती है ना, तो लार्ज कैविटीज या एयर स्पेसेस बन जाती हैं, जिनको कहते हैं बुला। वैसे तो आपने पढ़ा है कि बुला जो है वो एक फ्लूइड कलेक्शन होती है, क्लियर फ्लूइड होता है, और साइज जो है वो उसका 5 mm से जब ज़्यादा हो तो हम उसको बुला कह देते हैं। बुला इज सिंगल और बुली इज प्लूरल। सिंगल को हम बुला कहते हैं और मल्टीपल को हम बुली कहते हैं। तो सीओपीडी एंड एस्थमा में एयर स्पेसेस बनती हैं लंग्स के अंदर, जिनको कि बुली कहते हैं या बुला कहते हैं। इफ इट विल रप्चर इनटू द प्लूरल कैविटी, it will introduce air into the pleural cavity from the lungs and it will cause pneumothorax. ट्यूबरक्लोसिस में भी आपको पता है कि लंग में कैविटीज बनती हैं। इफ द कैविटी विल रप्चर इनटू द प्लूरल कैविटी, इट विल कॉज न्यूमोथोरैक्स। सिस्टिक फाइब्रोसिस और लंग एब्सेस में भी इन्फेक्शन की वजह से एयर कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। लंग एब्सेस अगर रप्चर हो जाता है प्लूरल स्पेस में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी सीवियर इन्फेक्शन होता है, एब्सेस बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का कॉज बन सकती हैं। तो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स क्या है? स्पॉन्टेनियस मीन्स ट्रॉमा इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट ट्रॉमा खुद ब खुद हुआ है। सेकेंडरी मीन्स ड्यू टू अ डिजीज हुआ है। न्यूमो मीन्स एयर, थॉरैक्स मीन प्लूरल कैविटी। अच्छा जी, प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, उसके बाद ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स जो किसी भी प्रोसीजर की वजह से। अब मैं आपको जब से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने जो प्लूरल स्पेस को एस्पिरेट करना है, विदर ड्यू टू एम्पाइमा, विदर ड्यू टू प्लूरल इफ्यूजन, वो आपने अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना है। तो इसका मकसद क्या है कि हम पेनिट्रेटिंग इंजरीज टू द लंग अवॉइड करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी जो नीडल जिससे हम एस्पिरेट करने के लिए डाला है वो लंग को पंक्चर कर दे। अगर उसने लंग को पंक्चर कर दिया तो प्लूरल इफ्यूजन या एम्पाइमा तो है ही है, साथ में न्यूमोथोरैक्स भी हो जाएगा।
ठीक है जी। तो इट रिजल्ट्स फ्रॉम पेनिट्रेटिंग इंजरीज, कोई गन शॉट इंजरी है या कोई किसी किस्म की पेनिट्रेटिंग इंजरी है इनटू द चेस्ट जो लंग्स को पंक्चर कर रही है, तो दैट विल कॉज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी, न्यूमोथोरिक्स। प्लूरल फ्लूइड एस्पिरेट करते हुए लंग को पंक्चर कर दिया, प्लूरल बायोप्सी लेते हुए लंग को पंक्चर कर दिया, ब्रोंकोस्कोपी कर रहे थे लंग पंक्चर कर दिया, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन की कॉम्प्लिकेशन के तौर पे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पेनिट्रेटिंग लंग इंजरीज, हर तरह की, दे कैन कॉज ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरिक्स, न्यूमोथोरिक्स ड्यू टू ट्रॉमा टू द लंग्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक स्पेशल टाइप है टेंशन न्यूमोथोरिक्स, एक और स्पेशल टाइप है न्यूमोथोरिक्स की, टेंशन न्यूमोथोरिक्स। दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, बट इज टेंशन न्यूमोथोरिक्स, दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, टेंशन न्यूमोथोरिक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स जो है इट इज़ अ स्मॉल, इसमें क्या होता है कि ये जो बाकी सारे न्यूमोथोरिसेस हैं इसमें क्या होता है कि एयर अगर इंस्पिरेशन में प्लूरल कैविटी के अंदर जा रही है तो एक्सपायरेशन में कुछ ना कुछ बाहर भी जा रही है। लेकिन टेंशन न्यूमोथोरिक्स में क्या होता है कि ओपनिंग जो न्यूमोथोरिक्स कर रही है, लंग का जो पंक्चर जो न्यूमोथोरिक्स कर रहा है वो बड़ा स्मॉल पंक्चर है, वो बड़ी स्मॉल कम्युनिकेशन है बिटवीन द लंग एंड प्लूरा। तो उससे बस एयर जाती है, वापस नहीं आती, जाती है प्लूरल स्पेस में, लेकिन एक्सपायरेशन पे उससे बाहर नहीं आती। तो इस तरह वेरी लार्ज अमाउंट, कई लीटर्स ऑफ एयर कैन बी ट्रैप्ड इनटू द प्लूरल स्पेस। तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है क्योंकि इससे जो है वो सर्कुलेटरी फेलियर, हाइपोक्सिया, लंग कोलैप्स, कंप्रेशन ऑफ अदर लंग, ठीक है, एक प्लूरल स्पेस में इतनी एयर है, वो लंग तो कोलैप्स हो ही गया, लेकिन प्रेशर डाल के वो दूसरे लंग को भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रही है। तो वजह क्या है कि छोटी कम्युनिकेशन है जो न्यूमोथोरिक्स कर रही है और इट एक्ट एज वन वे वेल्व, एयर जा रही है प्लूरल स्पेस में लेकिन बाहर किसी सूरत नहीं निकल रही, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ट्रैप्ड or pressure on the deflated lung and mediastinal shift to the opposite side resulting in compression of the other lung, hypoxemia, decreased partial pressure of oxygen in the body, circulatory failure. It's a medical emergency and pressure should be released using a large bore needle. तो जल्द अज जल्द जो है मेडिकल इमरजेंसी है और इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट को चेस्ट ट्यूब डाली जाती है टू रेस्क्यू द पेशेंट। तो इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, टेंशन न्यूमोथोरिक्स, ठीक है जी। कम्युनिकेशन जो न्यूमोथोरिक्स कर रही है वो स्मॉल है। अच्छा जी, इसका जो ऑनसेट है यूजुअली सडन होता है, सडन डिस्निया होता है, सडन ब्रेथलेसनेस होती है, ठीक है। और सीवियर केसेस में bluish discoloration of skin and bluish discoloration of skin extremities, tip of nose, tongue, एयर लॉब्यूल, यानी कि साइनोसिस, ब्लूइश डिस्कलरेशन को साइनोसिस बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग डिस्निया ब्रेथलेसनेस टाइम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है और सीवियर केसेस में साथ में साइनोसिस भी होता है, इसके अलावा चेस्ट पेन होती है। ऑनसेट इज यूजुअली सडन, एकदम से न्यूमोथोरिक्स होता है और ब्रेथलेसनेस होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है जो कि टाइम के साथ ज़्यादा होती जाती है, साइनोसिस भी हो सकता है सीवियर केसेस में और चेस्ट पेन ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ चेस्ट होती है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ। अच्छा, एक्सरे पे अब कहानी क्लियर हो जाती है, ये हमें एज जो है वो डिफ्लेटेड लंग का, क्लैप्स लंग का हमें एज नज़र आ जाता है एक्सरे के ऊपर और हमें पता चल जाता है कि न्यूमोथोरिक्स है। तो एक्सरे पे डायग्नोसिस क्लियर हो जाता है, लेकिन सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड चाहिए होते हैं कॉज फाइंड आउट करने के लिए बाज़ दफ़ा, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिगेशन सी मैनेजमेंट में क्या करना है, जो छोटा या लेस देन 50% वॉल्यूम को, लेस देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हेमीथोरिक्स के बराबर न्यूमोथोरिक्स है, उसके लिए हम कंजर्वेटिव मैनेज करेंगे, लेकिन इसकी शर्त ये होनी चाहिए कि पेशेंट को सिम्टम्स ना हो, पेशेंट ब्रेथलेस ना हो, पेशेंट डिस्निक ना हो, तो फिर हम जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। स्मॉल जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेसिस हैं डू नॉट ऑलवेज रिक्वायर ट्रीटमेंट, एज के वो रेस्पिरेटरी फेलियर तक नहीं जाते, या टेंशन न्यूमोथोरिक्स अगर नहीं है तो फिर भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है अगर स्मॉल न्यूमोथोरिक्स है। तो स्मॉल न्यूमोथोरिक्स हम किसको कहेंगे कि एस्टिमेटेड साइड ऑफ द साइट, एस्टिमेटेड साइज ऑफ द न्यूमोथोरिक्स इज स्मॉल, less than 50% of the volume of the hemithorax, and there is no clinical features, there is no dyspnea, there is no breathlessness, there is no difficulty in breathing, and there is no underlying lung disease। तो इन सूरतों में हम कंजर्वेटिव पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। अब एस्पिरेशन किन पेशेंट्स में करनी है, जिनमें जिनमें टेंशन न्यूमोथोरिक्स सस्पेक्ट करें उनमें ज़रूर एस्पिरेशन करनी है, जिसमें आप जो है वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इज ट्रैप्ड इनटू द प्लूरल कैविटी, उसमें ज़रूर एस्पिरेशन करनी है। इन लार्ज प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेसिस और इन प्राइमरी जो है वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेसिस जिसके साथ ब्रेथलेसनेस यानी क्लिनिकल फीचर, पेशेंट डिस्निक है, पेशेंट जो है वो
उसको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है या टेंशन न्यूमोथोरैक्स आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो फिर एस्पिरेशन ज़रूर करनी चाहिए। और इसमें क्या करते हैं कि आप स्किन को लोकल एनेस्थेटिक लगा के सिरिंज के ज़रिए तो सुन कर लेते हैं, एनेस्थेटाइज कर लेते हैं, एंड देन उस एनेस्थेटाइज जगह में से इंसर्ट अ नीडल, जो एक नीडल इंसर्ट करके तो एयर जो है वो निकालते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अंडरलाइंग डिजीज ट्यूबरकुलोसिस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, लंग एब्सेस है, एस्थमा है, सीओपीडी है, जो भी अंडरलाइंग डिजीज है जिसने ये किया है उसका ट्रीटमेंट भी इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं। अंडरलाइंग डिजीज का ट्रीटमेंट भी हमेशा फौरन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, एक टर्म है रिकरेंट न्यूमोथोरिक्स। आपने पेशेंट आया, उसका न्यूमोथोरिक्स था, आपने ट्रीट किया, घर भेज दिया, फिर आ गया न्यूमोथोरिक्स है, फिर ट्रीट किया, घर भेज दिया, फिर आ गया। ठीक है, यानी तीसरी दफा मरीज जो है उसको पहले 2 दफा न्यूमोथोरिक्स जो है वो हो चुका है या इससे ज़्यादा दफ़ा हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, अब सारी ज़िंदगी वो न्यूमोथोरिक्स से तो नहीं ट्रीट कराता रहेगा, एक दफ़ा बच गया, दूसरी दफ़ा बच गया। तो अब आप उसकी, आपके पास क्या ऑप्शन है ऐसे पेशेंट के लिए जो रिकरेंट न्यूमोथोरिक्स के साथ आता है। ऐसे पेशेंट के लिए आपके पास ऑप्शन है प्लूरोडिसिस। दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज प्लूरोडिसिस? दिस इज योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज प्लूरोडिसिस? सो प्लूरोडिसिस, व्हाट इज प्लूरोडिसिस? प्लूरोडिसिस ये है कि हम ऑब्लिटरेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बंद कर देते हैं प्लूरल स्पेस को। कैसे? उसमें कोई केमिकल डाल के या सर्जरी के ज़रिए प्लूरल स्पेस को बंद कर देते हैं, ऑब्लिटरेट कर देते हैं, ताकि ना प्लूरल स्पेस होगी, ना उसमें एयर एक्यूमुलेशन होगी, ना न्यूमोथोरैक्स होगा। तो दिस इज कॉल्ड प्लूरोडिसिस। या तो कोई केमिकल डाल के फाइब्रोसिस करा के, इन्फ्लेमेशन करा के प्लूरल स्पेस को बंद कर दिया, या थ्रू सर्जरी कर दिया। ठीक है, तो प्लूरोडिसिस इज द ऑब्लिटरेशन ऑफ प्लूरल स्पेस फॉर द पेशेंट्स ऑफ रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स। ठीक है जी। आगे हैं जी रिब केज एबनॉर्मेलिटीज। रिब केज एबनॉर्मेलिटीज जो है उसमें 2 हम पढ़ेंगे, पेक्टस एक्सकवेटम एंड पेक्टस कैरिनेटम। पेक्टस एक्सकवेटम ये है कि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी ऑफ द रिब केज है, जिसमें स्टर्नम और रिब्स जो हैं वो एबनॉर्मली इनवर्ड, इन ड्राइंग होती है, उनकी पुश्ड इनसाइड होती है। तो इट कैन इंटरफेयर विद द नॉर्मल कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। इतना ज़्यादा स्टमक, स्टर्नम और जो है वो रिब्स जो हैं वो अंदर को धंसी हुई हैं, दे आर इन ड्रॉन, they are there is indrawing of the sternum and ribs, so it can affect the cardiorespiratory function as well. So ये adults में भी हो सकता है और as a birth defect भी हो सकता है। Pectus excavatum is a structural deformity of the anterior thoracic wall in which the sternum and rib cage are shaped abnormally. This produces a sunken appearance of the chest. It can either be present at birth or after puberty, and it can affect the cardiorespiratory normal functioning. दूसरी क्या है जी, चेस्ट डिफॉर्मिटी पेक्टिस कैरिनेटम, इसको हम पिजन चेस्ट भी कहते हैं। आप सब ने कबूतर की, पिजन की जो चेस्ट है वो देखी है कि वो किस तरह बाहर को होती है, तो इसलिए इसको पिजन चेस्ट भी कहते हैं। इसमें स्टर्नम और रिब्स जो हैं दे आर पुश्ड आउटवर्ड। ठीक है जी। देयर इज प्रोट्रूजन, एबनॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम एंड रिब केज। तो ये जो है एक बहुत बड़ी कॉस्मेटिक जो है वो डिफॉर्मिटी है पेशेंट के लिए। और नॉर्मल हार्ट और लंग्स की डेवलपमेंट तो नॉर्मल होती है, ये भी बाय बर्थ भी हो सकती है, और रिकेट्स के पेशेंट्स में, रिकेट्स वाले बच्चों में ये आफ्टर बर्थ भी हो सकती है। तो ये भी हार्ट और लंग की नॉर्मल फंक्शनिंग के साथ जो है वो इंटरफेयर कर सकती है। और इसका एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इससे हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स जो नॉर्मली हम रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं उनको यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। तो पेशेंट विल यूज़ एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। पेशेंट जो है वो एसेसरी मसल्स यानी स्केलिनाई और ये जो है
दूसरे एसेसरी स्टेनोक्लोडोमेस्टॉइल। तो ये पेशेंट के जो हैं, जैसे सीवियर एस्थमा वाले पेशेंट के बड़े बड़े हुए होते हैं कि पेशेंट जो है वो हाइपरट्रॉफिड हुए हुए होते हैं कि पेशेंट एस्थमा का जो है वो एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन यूज़ करता है फॉर रेस्पिरेशन। ज़ाहिर सांस तो अब मरीज ने लेना ही है, तो इसमें भी जो है वो नॉर्मल मसल्स जो यूज होते हैं रेस्पिरेशन में, उसके अलावा पेशेंट जो है वो जो नॉर्मली यूज नहीं होते, दैट आर कॉल्ड असेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, उनको यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। और स्ट्रेनस एक्सरसाइज में तो उनको बहुत ज़्यादा यूज करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये मसला हो सकता है और कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन भी डिस्टर्ब हो सकता है। उनके अच्छे फंक्शन में ये चीज़ रुकावट का बायस बन सकती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेशन का क्या काम है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी में नॉर्मल पे मेंटेन रखे और कार्बन डाइऑक्साइड सेचुरेशन जो भी है वो भी नॉर्मल में मेंटेन रखे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी रेस्पिरेशन का, एक अच्छे लंग फंक्शन का क्या मकसद है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाई प्रोडक्ट है, एसिडिक गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो बन रही है बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद, तो उसको जो है वो उसको बॉडी से बाहर निकालना रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। और ऑक्सीजन को इंस्पिरेशन पे अंदर लेके आना, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर कोई भी जानदार तकरीबन खासतौर पे ह्यूमन जो है वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे सारे एरोबिक मेटाबॉलिज्म्स के लिए ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आना और उसका एक एडिक्वेट लेवल बॉडी में मेंटेन रखना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और उसकी रिटेंशन को रोकना। ठीक है, एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी फंक्शन के, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम के ये फंक्शन है। तो जब ऐसा नहीं हो पाएगा दैट विल बी कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसके दो टाइप्स हैं। नंबर वन, टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें सिर्फ एक मसला होता है। क्या रेस्पिरेटरी फंक्शन थे दो, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन को रोकना, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल के लेवल्स को नॉर्मल रखना और ऑक्सीजन को जो है वो अंदर लेके आना और ऑक्सीजन के लेवल जो है वो बॉडी में नॉर्मल लेवल पे 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से लाजमी लाजमी ऊपर रखना। ठीक है, तो ये दो रेस्पिरेटरी फंक्शन थी। अब जब एक फंक्शन लॉस हो जाएगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी, हाइपोक्सीमिया हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। ठीक है जी, इट इज एन एक्यूट हाइपोक्सीमिक फेलियर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल। अच्छा, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि हाइपोक्सीमिया एक मसला है जो कि है हाइपोक्सीमिया, हाइपरकैप्निया नहीं है। देयर इज नो हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। तो इसमें टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, दैट इज हाइपोक्सीमिया, देयर इज नो हाइपरकैप्निया। ठीक है जी, और ये मोस्टली उन डिजीज में होती है जो लंग टिश्यू को डैमेज करती है। मसलन सिवियर ब्रोंकियल एस्थमा कैन कॉज टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर, बट इन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस इट कैन कॉज टाइप टू रेस्पिरेटरी फेलियर एज वेल। इसके अलावा एक्यूट एक्सैसरबेशन ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीओपीडी के बारे में पढ़ेंगे। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिजीजेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइजीमा। सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये भी टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर करती है और टाइप टू भी कर सकती है। सो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर आर सिवियर ब्रोंकियल एस्थमा एंड सीओपीडी। ठीक है, इसके अलावा नमोनिया, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या कोई भी पल्मोनरी एडिमा की कॉज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर हो जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है। ये क्या है जी, कि हमारे जो एल्वुलाई हैं उनके अंदर सरफेक्टेंट कम है। ज़्यादातर ये प्री मेच्योर इन्फेंट्स में होता है, टर्म इन्फेंट्स में बहुत कम, इसका 1% सिर्फ रिस्क है। प्री मेच्योर इन्फेंट्स में ज़्यादा रिस्क है और एडल्ट्स में भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें एल्वुलाई के अंदर सरफेक्टेंट नहीं होता, तो एल्वुलाई जब एक्सपायरेशन में बंद होते हैं तो वो इंस्पिरेशन में पूरी तरह खुल नहीं पाते। सरफेक्टेंट कम, एल्वेलाई की जो दीवारें हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं और वो इंस्पिरेशन में कंप्लायंस लंग की कम हो जाती है। इंस्पिरेशन में खुल नहीं पाता एल्वेलस जो है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेस अमाउंट ऑफ सरफेक्टेंट इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में अगर बात करें तो। इसके अलावा न्यूमोथोरेक्स अभी हमने पढ़ा है, तो ये सारी डिजीजेस कैन डैमेज द लंग टिश्यू। ये या तो लंग टिश्यू को डैमेज कर रही हैं, यहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ एयर हो रही है प्लूरल कैविटी में, तो उस पर लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर क्या होगा, एडिक्वेट लेवल ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेंटेन, हाइपोक्सीमिया। नंबर वन प्रॉब्लम हाइपोक्सीमिया, टाइप वन रेस्पिरेटरी फेलियर।
ठीक है जी। तो इसमें जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम अगर देखें तो लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम चेक करें तो वो नॉर्मल होगा या डिक्रीज्ड होगा, इवन पीएच नॉर्मल होगी, बाइकार्ब नॉर्मल होगा। अच्छा जी, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिजीज़ करनी है, और अगर अंडरलाइंग डिजीज़ ऐसी है कि फ़ौरन से पहले ट्रीट नहीं हो सकती तो फिर जो है वो ट्रेकियल इंटूबेशन भी करनी पड़ सकती है, मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ सकता है। अच्छा, बाकी हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन तो देनी ही है और नेज़ल मास्क से, क्योंकि हाइपोक्सीमिया है तो उसको ट्रीट करने के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारी डिजीज़ में हम ओपिएट्स देते हैं टू पेन रिलीफ, ठीक है, और हम देते हैं एंजाइटी रिलीफ करने के लिए। लेकिन सीओपीडी और अस्थमा के पेशेंट्स को कभी भी ओपिएट्स नहीं देने। क्यों? ये जो ओपिएट्स हैं दे ब्लॉक द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। They block the respiratory center in medulla oblongata, these opiates, and they can cause respiratory failure, respiratory distress. तो सीओपीडी और एस्थमा वाला पेशेंट तो पहले ही टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर और टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने के लिए, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो उसको ओपिएट्स दे के हम मेडुल्ला को भी रोक दें रेस्पिरेशन से, तो ठीक है। सीओपीडी अस्थमा के पेशेंट्स को किसी भी वजह में ओपिएट्स नहीं देंगे, बिकॉज दे इंटरफेयर, दे ब्लॉक द रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, नेक्स्ट है जी टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें जी दो मसले हैं, हाइपोक्सीमिया और हाइपरकैप्निया। ना सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में कम है, लेस देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है, बल्कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो बॉडी में ज्यादा है। देयर आर टू प्रॉब्लम्स टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, देयर आर टू प्रॉब्लम्स, हाइपोक्सीमिया एंड हाइपरकैप्निया, लीडिंग टू सीवियर। अब देखें, ऑक्सीजन अंदर आने नहीं दे रहा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने नहीं दे रहा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक गैस है, उसकी जब रिटेंशन होगी एसिड बॉडी में जमा होगा, और ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से हो रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडिक गैस अंदर जमा हो रही है, पीएच डाउन होगी, पीएच लो होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द कॉज, सो इट विल बी इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है जी। वो डिजीजेज जो एल्वियोलर वेंटिलेशन के साथ इंटरफेयर करती हैं, यदि एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलाई आर नॉट एबल टू टेक अप द ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट द कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड द बॉडी, तो उनमें ये मसला होता है। मसलन COPD is the most common cause of type 2 respiratory failure. So this is also again your viva question. अगर आपसे पूछा जाए कि what is the most common cause of type 2 respiratory failure, what is the most common cause of type 2 respiratory failure, then आप कहेंगे COPD। इसके अलावा डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुल्ला बाय नारकोटिक्स एंड सिडेटिव्स। ठीक है जी। तो ये भी दोबारा से वो कॉज आ गई कि मेडुल्ला में ओपिएट्स ने रेस्पिरेटरी सेंटर को ब्लॉक कर दिया, डिप्रेस कर दिया। क्यों? नारकोटिक्स की वजह से, सिडेटिव्स की वजह से। तो इट कैन लीड टू टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये पेशेंट तो पहले ही उसमें जाने के लिए तैयार है, तो आपने इसको ओपिएट्स नहीं देने। रेस्पिरेटरी मसल जो है वो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए हैं, पेशेंट सांस ले ही नहीं पा रहा, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी मसल्स का पैरालिसिस हो गया भाई, पैरालिसिस ही हो गया, वो डायफ्राम का, रेस्पिरेटरी मसल का पैरालिसिस हो गया, गिलियन बार सिंड्रोम। तो इसमें पेशेंट को थोड़े दिनों के लिए वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। रिब फ्रैक्चर, सीवियर पेन, पेशेंट अपनी चेस्ट को मूव ही नहीं कर सकता, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। फॉरेन बॉडी इनहेल कर ली है, there is something entrapped in the trachea, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है जी। एबीजीज कराएंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई होगा। देयर आर टू प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं ठीक और ये भी नहीं ठीक। पीएच जो है वो लो होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन जब होगी तो ये एक एसिडिक गैस है, पीएच लो होगी, बाइकार्ब इसमें भी नॉर्मल होगा। ठीक है जी। मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज और मैकेनिकल वेंटिलेशन इफ द कॉज इज नॉट इमीडिएटली रिवर्सिबल। इसके अलावा एयरवे को सारा टाइम मेंटेन रखा जाए, रेगुलर सक्शन की जाए, ताकि सिक्रीशंस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जमा होकर इन्फेक्शन ना करें। चेस्ट फिजियोथेरेपी की जाए बहुत अच्छे तरीके से। और जी मोस्ट कॉमन कॉज चूँकि टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर की जो है वो COPD है, इसलिए COPD का ट्रीटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो कंसनट्रेशन ऑक्सीजन दें, ब्रोंकोडायलेटर्स दें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दें, देयर इज इन्फेक्शन एंड डायूरेटिक्स। तो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ मोटी मोटी मैनेजमेंट ऑफ COPD। तो इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस नंबर 1 कॉज ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज COPD। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी चेस्ट इंजरीज। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी भी वजह से चेस्ट इंजरीज होती हैं, उनमें जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से या इंजरी की वजह से डेथ्स होती हैं, उनमें 25% डेथ्स
चेस्ट इंजरीज की वजह से होती है। और ये जो है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो सकते हैं, या गन शॉट इंजरीज हो सकती हैं, या स्टैब वुंड हो सकते हैं, ब्लंट इंजरी भी हो सकती है और शार्प इंजरी भी हो सकती है। तो ये इंजरी जो है वो क्या कर सकती है, कौन कौन सी चीज़ को अफेक्ट कर सकती है? चेस्ट वॉल इंजरी हो सकती है। कंटूजन्स का मतलब है कि ब्लंट इंजरी की वजह से जब नील पड़ जाता है तो उसको कंटूजन कह सकते हैं। हीमाटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड जब हो जाती है किसी कैविटी में या टिश्यू में तो उसको हीमाटोमा कहते हैं। रिब फ्रैक्चर हो सकता है। फ्लेल चेस्ट क्या है? इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे आप देखिए, रिब का एक सेगमेंट ही टूट के अलहदा हो जाता है। ये रिब का डबल फ्रैक्चर है। रिब जो है वो एक दो तीन चार पांच रिब्स जो हैं वो यहाँ से भी टूट गई हैं और यहाँ से भी टूट गई हैं। ठीक है जी। डबल फ्रैक्चर, एक ही रिब का दो जगह से फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से भी यहाँ से भी, यहाँ से भी सारी रिब्स टूट गई हैं, यहाँ से भी। तो ये जो सेगमेंट है ये एक अलहदा सेगमेंट चेस्ट का बन जाता है। ये सीवियर चेस्ट इंजरी है और ये लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी है। और ये जो है वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कर सकती है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी है। फ्लेल चेस्ट, अब क्या होगा कि इसमें जो है वो इंस्पायरेशन में जब सारा चेस्ट जो है वो बाहर मूव करेगा, ये सेगमेंट अंदर मूव करेगा। बाकी चेस्ट से अलहदा हो गया ना ये सेगमेंट। तो बाकी जो है वो एक्सपायरेशन में जब सारा चेस्ट अंदर मूव करेगा तो ये सेगमेंट बाहर मूव करेगा। तो इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो ऑपोजिट टू द रेस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल होंगी और इसको हम कहेंगे पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट्स। पैराडॉक्सिकल चेस्ट मूवमेंट्स। तो ये है फ्लेल चेस्ट जो कि लाइफ थ्रेटनिंग चेस्ट इंजरी है। अच्छा जी, फ्लेल चेस्ट के अलावा स्टर्नल फ्रैक्चर हो सकता है, फ्रैक्चर ऑफ द शोल्डर गर्डल हो सकता है। जैसे कहा है ना कि 25% डेथ्स जो हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या इंजरी की वजह से जो डेथ्स होती हैं उनमें 25% डेथ्स चेस्ट इंजरी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर लंग को इंजरी हो तो पल्मोनरी कंटूजन हो सकती है, पल्मोनरी लेसिरेशन, लंग के ऊपर लेसिरेशन, शार्प कट लग सकता है। न्यूमोथोरिक्स यानी एयर इन द प्लूरल कैविटी, हीमोथोरिक्स ब्लड इन द प्लूरल कैविटी, नीमोथोरिक्स ब्लड भी है, एयर भी है प्लूरल कैविटी में। ठीक है जी। कार्डियक इंजरी में पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड, फ्लूइड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। मायोकार्डियल कंटूजन, मायोकार्डियम को चोट लगी है, कंटूजन। ट्रॉमेटिक अरेस्ट, तो जो सडन स्पॉट डेथ्स होती हैं इस तरह, कार्डियक रप्चर, ट्रॉमा की वजह से अरेस्ट ही हो गया, कार्डियक अरेस्ट। हीमोपेरिकार्डियम, ब्लड इन द पेरिकार्डियल कैविटी। इंजरी टू द एयर वे, ट्रेक्योब्रोंकियल टीयर, ब्लड वेसल को इंजरी, एओर्टा रप्चर हो गया, थोरेसिक एओर्टा को इंजरी हो गई, इसोफेगस को इंजरी हो गई, डायफ्राम को इंजरी हो गई। तो चेस्ट इंजरीज में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इनको अब हम डायग्नोस कैसे करेंगे? जो ब्लंट इंजरीज हैं, जो शार्प इंजरीज हैं, वो तो पेशेंट को जल्दी से डिटेरियोरेट करती हैं, उनकी सर्जरी की जाती है और वो अगर टाइमली उनकी सर्जरी हो जाए, टाइमली पकड़ी जाए तो पेशेंट जल्दी से फिर ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो ब्लंट इंजरीज होती हैं उनके लिए सीटी स्कैनिंग करानी पड़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती हैं। ठीक है जी। तो मोस्टली जो इंजरीज हैं उनमें अब पल्मोनरी इंजरी है तो पल्मोनरी सिस्टम यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम काम तो नहीं करेगा, तो हमें ट्रेकियल इंट्यूबेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है वो करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर न्यूमोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है, हीमोनीमोथोरेक्स है तो चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्सरे पे पता चल जाएगा क्या है उसके मुताबिक। ठीक है। ब्लंट इंजरीज के डायग्नोसिस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और उसके लिए सीटी स्कैनिंग करानी पड़ती है। ठीक है जी। पेनिट्रेटिंग इंजरीज ऑफन रिक्वायर सर्जरी एंड कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशंस आर यूजुअली नॉट नीडेड टू कम टू अ डायग्नोसिस। पेशेंट्स विद पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा may deteriorate rapidly but may recover much faster than patients with blunt injury अगर उनका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए तो। That was all about today's lecture. Please ask if any question. Any question बेटा? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। मैम आप ऑफिस में अवेलेबल है आज? हाँ जी बिल्कुल, मैं ऑफिस में। कब तक अवेलेबल है? मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 2 बजे है, 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक मैं ऑफिस में हूँ, उसके बाद 2 से 3 मेरा लेक्चर है। ओके मैम। 2 बजे के दरमियान जिसने आना है किसी काम से वो आ जाए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। जी मैम, मेरे नंबर्स नहीं लगे, मैंने आपको बताया था, आपने नाम भी नोट किया था, मैंने हिस्सा लेना। अच्छा, क्विज के जी मार्क्स नहीं लगे? जी जी जी। अच्छा ठीक है, तो आप कल आए हुए थे, उधर बैठे हुए थे तो आपने मुझे बताया नहीं। नहीं मैम, मैं परसों आया था तो मैंने वहाँ तब पे काफ़ी देर वेट किया लेकिन आप नहीं मिला। कल आप वाइट सूट नहीं पहन के आए थे? नो मैम, नहीं? कल तो मैं नहीं आया, कल नहीं आया था मैम। अच्छा चलिए ठीक है, मुझे लगा, चलिए ठीक है, मैम, लगा देती हाँ, हूँ।
और मैम मैम यहाँ पे मैंने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एक वर्ड आया था, उसको बता दें। हाँ जी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किस चीज़ की? निमोथोरेक्स की? जी जी, यहाँ पे पहले वर्ड आया था यहाँ पे कहीं पे। Right, right. जी मैम, स्पॉन्टेनियस उसका था मैम, मेरे ख्याल से प्राइमरी स्पॉन्टेनियस। हाँ जी, हाँ जी, वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यही है कि जिसमें आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप उसको कहते हैं ना, जिसमें आप कोई इंटरवेंशन नहीं करते। ठीक है जी, इंटरवेंशन क्या है कि हम यहाँ पे इंटरवेंशन ये है कि हम चेस्ट ट्यूब डाल के तो एयर को एस्पिरेट करें, बाहर निकालें चेस्ट कैविटी में से। अगर हम वो नहीं करेंगे तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट थ्रू मेडिसिन मॉनिटरिंग। ठीक है, हम कोई प्रोसीजर अगर ना करें तो हम उसको कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किसकी है कि जिसमें न्यूमोथोरेक्स जो है उसका वॉल्यूम अगर कम है तो उसको हम कहेंगे कि इसकी हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करेंगे। न्यूमोथोरेक्स का वॉल्यूम कम है और न्यूमोथोरेक्स इज नॉट लीडिंग टू ब्रेथलेसनेस, क्लिनिकल फीचर्स नहीं है, पेशेंट को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम करेंगे। ठीक हो गया? ठीक है मैम, मैम थैंक यू। जी बेटा। मैम ये क्विज के मार्क्स वाला और भी बड़े बच्चों का इशू है। हम आए थे लेकिन आप नहीं थी ऑफिस में, तो मुझे सब मैसेज कर रहे हैं। वो ग्रुप है ना व्हाट्सएप वाला, तो उसमें मुझे सब मैसेज कर रहे हैं कि मैम को आप बोल दो। तो जी आपको मेल्स भी किए हैं, तो हाँ, आप आप देख लीजिए। तो अभी अभी आप मेल भेज दो, अभी मैं देख लेती हूँ। ठीक है, मैं सबके नाम लिख के भेज दूं आपको? हाँ सबके नाम लिख के भेज दें। ओके मैम, थैंक यू। ओके।